अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमने चैप्टर 4 को वाइंड अप करना है। चैप्टर 4 में मैं रिवाइज करवाता जाऊँ हमने पढ़ा क्या है। व्हाट इज स्टॉक इंडेक्स, इसको कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक इंडेक्स का न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का हमने पढ़ा, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। स्टॉक इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी में, सेवरल यूजेस ऑफ इंडेक्सेस क्या है वो पढ़ा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े और ये हमने अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक मार्केट्स, वो भी मैंने कहा था पढ़ लें, वो हमने कहा था हमने पढ़ा हुआ है। अच्छा ये आज का जो टॉपिक है वाई कंपनीज गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, और फिर हम चैप्टर 4 को वाइंड अप करेंगे, उस पर निशान लगाएंगे कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं, और वो अगर कुछ नहीं पढ़ा तो उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वाई डू कंपनीज गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है और कंपनी इसके लिए क्यों जाती है जी, वाई डू कंपनीज, ये एनुअल 2015 में 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्यों जाती हैं। फर्स्ट डिफाइन प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर, सिक्योरिटीज, फाइनेंशियल एसेट्स बेचने की जगह प्राइवेटली, जिसे हमने एक टर्म पढ़ी थी ना ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट, उसके जरिए बेचें। तो अब कंपनी को क्या जरूरत पड़ी है ओटीसी के थ्रू बेचने की, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू बेचने की, ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड पर्संस को बेचने की, क्या फायदा है, क्या रीजन है, ये हमने आज पढ़ना है। वाई डू कंपनीज गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। तो फर्स्ट है जी वर्ड कहते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट को डिफाइन करना। प्राइवेट प्लेसमेंट मींस व्हेन ए कंपनी इशू सिक्योरिटीज अदर देन स्टॉक एक्सचेंज through OTC or offer to a particular group of person is called private placement। अब प्राइवेट प्लेसमेंट का बेनिफिट क्या है। प्राइवेट प्लेसमेंट का बेनिफिट ये है कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेशंस आयद की हैं उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, लेस रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ेगी, अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। अगर लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है, जो आपका ऑथोराइज कैपिटल था वो यहाँ आप कहते हैं उसको आप एक्सीड करने के करीब है तब भी आप उसमें जा सकते हैं। तो ये रीजंस हैं डिफरेंट जिनको हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनीज प्रेफर करती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट को इंस्टेड ऑफ पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट है जी प्राइवेसी एंड कंट्रोल। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है प्राइवेट प्लेसमेंट का वो ये है कि इसमें प्राइवेसी है। कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इट्स इंफॉर्मेशन पब्लिकली। पब्लिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना, उनको पब्लिश करना, इधर इस सूरत में प्राइवेट प्लेसमेंट की सूरत में जो है वो जरूरी नहीं है। उसके अलावा आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली नहीं होंगी। आप कंट्रोल कर सकते हैं, पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स होंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट खरीदने वाले ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उनके जरिए इशू कर रहे हैं, तो कंट्रोल भी है और प्राइवेसी भी है। बाय एंड होल्ड, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदे और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, खरीदते हैं आगे बेच देते हैं, वो आगे किसी और ने खरीदा और उसको बेच दिया। प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इन्वेस्टर खरीदते हैं वो होल्ड करने के लिए खरीदते हैं, बाय एंड होल्ड। तो ये भी एक रीजन है कि डिफरेंट इन्वेस्टर से डील नहीं करना पड़ता, आप एक पर्टिकुलर ग्रुप से डील करते हैं, वो खरीदता है और उसको अपने पास होल्ड कर लेता है अनटिल मेच्योरिटी, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इसकी मेच्योरिटी डेट भी ज्यादा हो सकती है, ये भी इसका एक फायदा है। कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जब आप पब्लिकली की बजाय प्राइवेट प्लेसमेंट में प्राइवेट प्लेसमेंट में जो है वो सिक्योरिटीज इशू करेंगे, कंपनी जाएंगी, तो उसकी कॉस्ट भी सेव होगी। रेगुलेशन फी है, स्टॉक चेन की फी है, एसईसीपी की टैक्सेस हैं उनकी फी है, ब्रोकरेज वगैरह, तो ये चीजें जो है वो बच जाएंगी जब आप प्राइवेटली डायरेक्ट आप इन्वेस्टर से डील कर रहे हैं, ब्रोकरेज बीच में नहीं है, रेगुलेशन भी फॉलो नहीं करनी पड़ती, डॉक्यूमेंटेशन की जो कॉस्ट है वो भी आपकी
बच जाएगी। फीवर इन्वेस्टर, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्राइवेट प्लेसमेंट का बेनिफिट ये भी है कि मुफ्त लिमिटेड लोगों से डील करना पड़ता है। तो जब लिमिटेड लोगों से डील करना पड़ेगा तो उनको हैंडल करना, उनकी प्रेफरेंस को जानना, उनकी रिक्वायरमेंट को जानना, उनको सेटिस्फाई करना आसान है। उसके बाद ये एडिशनल कैपेसिटी के वो शेयर्स, वो कंपनीज जो पब्लिकली भी कहते हैं कि इशू कर चुकी हैं बहुत ज्यादा कैपिटल और वो मजीद रिक्वायर करती हैं, लेकिन स्टॉक चेंज उनको अलाउ नहीं करती क्योंकि उसने एक लिमिट रखी होती है कि इस लिमिट से ज्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में एक तो वो एडिशनल कैपेसिटी मिल जाती है। उसके अलावा स्टॉक कहते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट में आप जो पब्लिकली रजिस्टर्ड हैं वो भी आ जाती हैं। एक तो उनको एडिशनल कैपेसिटी मिलेगी और एक इजी है इसमें इशू करना, इसमें रिक्वायरमेंट कम है, लीगल फॉर्मेलिटीज कम है, कॉस्ट कम पड़ती है, लेसर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसमें स्टॉक एक्सचेंज की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो रेगुलेशन है उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो ये एक रीजन है, ये रीजन है डिफरेंट जिसकी वजह से कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्यों कंपनी जाती हैं जी? इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, इजी टू यूज है, इसमें एडिशनल कैपेसिटी आपको मिल जाती है, स्मॉल इन्वेस्टर्स मिलते हैं, उनको डील करना इजी है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग है और बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटजी जो है वो इसमें चलती है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस हमने नहीं किया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इधर लिख लेते हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक के बाद हमने बुक से देखना है, चार्ल्स जो कीवी जोन्स की बुक से हमने चैप्टर 4 को वाइंड अप करना है। कोई चीज रह गई है तो उसको दोबारा देख लेंगे कि ये चीज करनी है और ये चीज हमने नहीं करनी। अच्छा, डिफरेंस इनमें 5 नंबर का एनुअल 2015 में आया हुआ है। आप लोगों को नोट्स इसके मैं सेंड कर दूंगा, और जो क्लास से अलावा देख रहे हैं किसी को नोट्स चाहिए वो कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डिफरेंस है, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि मीनिंग या इनकी डेफिनेशन। मीनिंग रख लें या डेफिनेशन रख लें। तो जो सेविंग है, सेविंग इज ए पार्ट ऑफ टोटल इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड। सेविंग टोटल इनकम का वो हिस्सा है जिसको कंज्यूम नहीं किया जाता। वेयर एज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन फाइनेंशियल एसेट्स इन ऑर्डर टू जनरेट रिटर्न। इसका पर्पस क्या हो गया? जनरेट रिटर्न। फर्स्ट डिफरेंस तो आ गया जी। जो डेफिनेशन है, सेविंग क्या है? सेविंग इनकम का वो हिस्सा है जिसे कंज्यूम नहीं किया। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज मेड टू जनरेट रिटर्न। अच्छा, उसके बाद पर्पस, सेकंड इनका डिफरेंस, पर्पस। जो सेविंग का पर्पस है वो ये है कि इमरजेंसी की सूरत में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आप निकालेंगे, उसको इस्तेमाल करें फॉर इमरजेंसी यूज। इमरजेंसी यूज के लिए रखे होते हैं जो इजाफी पैसे हैं, तो ये जनरेट रिटर्न्स। रिटर्न को जनरेट करने के लिए, डी वैल्यू से बचने के लिए, टू अवॉइड डी वैल्यू। सेविंग का पर्पस क्या है जी? सेविंग का पर्पस ये है कि इसकी मदद से इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई चीज आपको पैसे पड़े हुए हैं इस्तेमाल के लिए, आप निकालेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट में क्या है?
to generate return to avoid डी वैल्यू ऑफ मनी। डी वैल्यू ऑफ मनी की जो प्रॉब्लम आती है उससे बचने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद रिस्क, सेविंग्स में कोई रिस्क नहीं, आपके पास अपने पड़े हुए हैं, नो और लेसर, चोरी होने का खतरा वगैरह, नुकसान होने का। नॉर्मली इसमें कोई रिस्क नहीं होता, इसमें रिस्क होता है, हम कह सकते हैं कि इसमें रिस्क होता है हाई। उसके बाद रिटर्न, सेविंग्स में नो रिटर्न, इन्वेस्टमेंट में हाई रिटर्न मिलेगा, या हम कह सकते हैं जी रिटर्न करते ही रिटर्न के लिए। जो इसकी डिटेल है वो आप नोट से पढ़ लेंगे, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में देखें तो जो सेविंग्स है वो हाईली लिक्विड है, और इन्वेस्टमेंट के अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट है लेस लिक्विड एज कंपेयर टू सेविंग्स। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, और इनमें जो डिफरेंस है वो हमने देख लिया। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि इसको एक दफा रिपीट कर लें। मीनिंग, जो सेविंग है वो कहते हैं कि आप इमरजेंसी यूज के लिए रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसका पर्पस होता है इन रिटर्न कुछ मिले, पर्पस है ये इमरजेंसी यूज के लिए है, वो डी वैल्यू से बचने के लिए, जनरेट रिटर्न के लिए। रिस्क है, इसमें रिस्क नहीं, नो या लेस, उसमें रिस्क हाई होता है। रिटर्न, सेविंग में कोई रिटर्न नहीं, उसमें रिटर्न मिलेगा। और लिक्विडिटी, ये हाईली लिक्विड है, और ये इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग की कम निस्बत लेस लिक्विड है। अच्छा, इसके बाद नोट्स आपको मिल जाएंगे इसके। अब इसके बाद चैप्टर 4 को हम वाइंड अप करते हैं। चैप्टर 4 को वाइंडिंग अप की तरफ जाते हैं हम, कि चैप्टर 4 में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी, और जो शॉर्ट हैं नोट्स वगैरह उनको अगर कोई रह गया डिस्कस होने वाला तो हम उसको देखते हैं। जी, चैप्टर 4 हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर 4 स्टार्ट होता है पेज नंबर 86 से। इसका फर्स्ट पेज देखेंगे, इसमें ये क्रक्स है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 87 पे देखेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। ये मैंने कहा था आप पढ़ेंगे, आपने कहा था जी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, हमारे पास नोट्स भी इसके अवेलेबल है। पेज नंबर 87 पे देखें जी, डेफिनेशन है प्राइमरी मार्केट, द मार्केट फॉर न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज टिपिकली इन्वॉल्विंग इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। या इसे हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट को, द मार्केट वेयर shares are initially issued or first time issued. This market includes investment bankers and brokers. ठीक है, the market where shares are first time issued is called primary market. It is also called IPO, initial public offering. This market includes investment bankers and brokers. देखें जी, नीचे आपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 88 पे देखें तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग डेफिनेशन वो हमने देख ली। पेज 88 पे लास्ट पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कंपनीज न्यूली रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ये इनको अप्रोच करती हैं जी आप हमारे बिहाव पे इशू करें। ये समझ ले कि मिडल मैन का काम करती हैं नई कंपनीज के शेयर्स को बेचने के लिए। फर्म स्पेशलाइजिंग इन द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, टिपिकली अंडर राइटिंग द इशू। अंडर राइटिंग मतलब फर्स्ट टाइम जो इशू करते हैं। पेज नंबर 89 पे देखें अंडर राइटर, द प्रोसेस बाय विच इन्वेस्टमेंट बैंकर्स परचेज एन इशू ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम ए फर्म एंड रीसेल इट टू द पब्लिक। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हैं वो किसी फर्म से जो न्यूली रजिस्टर्ड है उसे शेयर खरीदें इस मकसद के लिए ताकि वो मुस्तकबिल उसको मार्केट में बेचें, इसे हम कहेंगे अंडर राइटर। नीचे प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन है, आप ऑलरेडी जानते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए अवाम को आगाही दी जाती है कि किसी फर्म की
पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके रिटर्न क्या है, वो क्या कैसे परफॉर्म करेगी, उसका कहते हैं कि सारी डिटेल उसकी लिखी होती है। पेज नंबर 90 और पे कोई डेफिनेशन नहीं। पेज नंबर 91 पे देखेंगे तो लास्ट पे ये लिखा हुआ है सेकेंडरी मार्केट, ए मार्केट वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, दोबारा बोल देता हूं। ए मार्केट वेयर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद ही पेज 92 पे देखें, लिस्टेड सिक्योरिटीज और ब्रोकर। लिस्टेड सिक्योरिटीज का मतलब है ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी कंपनीज की सिक्योरिटीज जो कि स्टॉक चेंज में लिस्टेड है और वहां पे ट्रेड होती हैं। ब्रोकर, ब्रोकर एक इंटरमीडियरी है, ए मिडल मैन इन एन एजेंट और इंटरमीडियर हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। पेज 93 पे लिखी हुई है डेफिनेशन न्यूयॉर्क स्टॉक चेंज, ये नहीं करनी। पेज नंबर 94 पे देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है ब्लॉक्स। ब्लॉक्स क्या है जी? ट्रांजैक्शन ऑफ 10,000 शेयर्स इज कॉल्ड ब्लॉक। ये देखिए लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग एट लीस्ट 10,000 शेयर्स आर कॉल्ड ब्लॉक्स। पेज नंबर 94 फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद प्रोग्राम ट्रेडिंग। Program trading involves the use of computer generating orders to buy and sell securities based on arbitrage opportunities। कंप्यूटर को यूज करना बाय एंड सेल करने के लिए। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज का पता है आपको, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस में भी पढ़ा। आर्बिट्रेज मतलब मिस प्राइसिंग, एक सिक्योरिटी की प्राइस अगर लाहौर में सपोज 110.5 है तो कराची में हो सकता है, क्योंकि गैप है इंफॉर्मेशन की वजह से, डिफरेंस है, फासला है, इसमें हो सकता है वो 110.44 की 6 पैसा का फर्क हो, तो इतना पैसा ही वो बल्क में खरीदेंगे तो डिफरेंस आ जाता है। तो ये जो है प्रोग्राम ट्रेडिंग कहलाता है। मार्केट मेकर्स एन इंडिविजुअल फर्म हु मेक्स ए मार्केट इन ए स्टॉक बाय बाइंग एंड सेलिंग टू इन्वेस्टर्स, वो मार्केट मेकर्स रहते हैं जी, लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। पेज नंबर 95 पे एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक कमीशन, ये हमने नहीं करनी। नेटवर्क। पेज नंबर 96 पे कोई डेफिनेशन नहीं है जी। पेज नंबर 97 पे भी कुछ भी नहीं करना, वो लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया है। पेज नंबर 98 पे एक डेफिनेशन है ब्लू चिप स्टॉक्स। हम इसे लिखते हैं ब्लू चिप्स स्टॉक। अब स्टॉक चेंज में ब्लू चिप स्टॉक से मुराद ऐसे शेयर्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक से मुराद ऐसे शेयर्स ऐसी कंपनीज के शेयर्स जो अच्छा डिविडेंड दे रही हैं, अच्छा रिटर्न दे रही हैं, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, रेपुटेशन जिनकी अच्छी है। पेज नंबर 98 पे stocks with long records of earnings and dividends, well known stable mature companies। Blue chip stocks are stocks of those companies who have good reputation, giving high return, reliable and have high credit rating according to credit rating agencies। या ये वाली डेफिनेशन कर लें, ऐसी कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, जिनकी अर्निंग स्टेबल है और जो कहते हैं रिटर्न अच्छा दे रही है, रेपुटेशन जिनकी अच्छी है, उन्हें कहेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स। उसके बाद पेज नंबर 99 पे कोई डेफिनेशन नहीं। पेज नंबर 100 पे है स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 कंपोजिट इंडेक्स, ये नहीं करनी डेफिनेशन। कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स पेज नंबर 100 पे है। तो ये इस मेथड से पेज 101 पे जो न्यूमेरिकल किया था ना, ये इसी मेथड से किया था, कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, कि जिसका जितना कैपिटल है उसको उस हिसाब से वेटेज मिलेगी। कैसे वेटेज मिलेगी हमने पढ़ा था ना, पेज 101 पे देखें, स्टॉक है, प्राइस है, नंबर ऑफ शेयर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आगे टोटल मार्केट शेयर प्राइस आ जाएगी और उस हिसाब से हम इंडेक्स निकालते हैं और फिर इंडेक्स की मूवमेंट को हम प्रोडिक्ट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। पेज नंबर 102 पे ये डेफिनेशन है नस्तिक कंपोजिट इंडेक्स, ये नहीं करनी। और उसके बाद
पेज 104 पे MSCI ये भी नहीं करनी, डो जोन्स ये भी नहीं करनी, डेरिवेटिव मार्केट्स है ये हमने पढ़ लिया, बॉन्ड मार्केट्स है ये भी पढ़ लिया। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। इसके न्यूमेरिकल पास पेपर से भी हमने कर लिए और लॉन्ग क्वेश्चन भी थ्योरी के भी और न्यूमेरिकल के भी कर लिए। चैप्टर 5 हमने शुरू करना है जी इसके बाद, ठीक है, पेज 112 पे। तो चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और अटेंडेंस भी आपने लगानी है कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।